हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ, एओ एंड एपीएफसी की मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले हमने 5 सेट को कवर कर लिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। और इसी तरीके के और भी वीडियोज़ चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो आइए देखते हैं पार्ट ए को। तो चलिए अब हम लोग पार्ट ए को कवर करते हैं, जिसमें डायरेक्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड या फिर वर्ड्स फॉलोड बाय 4 वर्ड्स। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड्स। तो आपको नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है जो अंडरलाइन किया गया है सेंटेंस में। तो यहाँ पर पहला दिया गया है द कमिटी शुड रिकमेंड हिज नेम टू द गवर्नमेंट। आपको बताना है रिकमेंड का क्या होगा नियरेस्ट इन मीनिंग। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन दिया गया प्रेज, एडवाइस, काउंसल या फिर सजेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सजेस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा नंबर दिया गया है कैन मेडिसिन सेव अस फ्रॉम डेथ। तो आपको यहाँ पर सेव का बताना है नियरेस्ट इन मीनिंग क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। पहला है हाइड, रेस्क्यू, फिर प्रोटेक्ट या फिर लिबरेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रोटेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर दिया गया है ऑल दीज आइटम्स हैव बीन मार्क्ड डाउन। आपको मार्क डाउन का यहाँ पर बताना है क्या होगा नियरेस्ट इन मीनिंग दिए गए ऑप्शनों में से। पहला दिया गया रिजर्व्ड, पैक्ड अप या फिर रिड्यूस इन प्राइस या फिर इंटर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी रिड्यूस इन प्राइस। मार्क डाउन का नियरेस्ट इन मीनिंग हो जाएगा रिड्यूस्ड इन प्राइस। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर दिया गया है हाउ कैन यू हैव द एफ्रॉन्टरी टू आस्क फॉर अनदर लोन। तो आपको बताना है एफ्रॉन्टरी का यहाँ पर क्या होगा नियरेस्ट इन मीनिंग दिए गए ऑप्शनों में से। पहला ऑप्शन है राइट, दूसरा है इम्प्रूडेंस, तीसरा है हर्ट और चौथा है करेज। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर एफ्रॉन्टरी का क्या होगा नियरेस्ट इन मीनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी इम्प्रूडेंस। अगला प्रश्न देखते हैं 5वां नंबर। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है 5 से लेकर के 8 तक। ईच आइटम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन दिस सेक्शन हैज ए ब्लैंक स्पेस एंड 4 वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन आफ्टर द सेंटेंस। सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कंसीडर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस। आपको कुल मिलाकर के ब्लैंक स्पेस को फिलअप करना है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है द कंट्री ऑफ ए डीप डेप्थ ऑफ फिर ब्लैंक स्पेस फॉर द फ्रीडम फाइटर्स। आपको बताना है ब्लैंक स्पेस में क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ग्रेटिट्यूड फॉर द फ्रीडम फाइटर। इसके बाद 6 नंबर दिया गया है द होल लॉट ऑफ यंग मेन वाज वेरी एंथुसियास्टिक बट योर फ्रेंड एलोन वाज ब्लैंक स्पेस। आपको यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में क्या होगा ये बताना है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ए वेट ब्लैंकेट। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर। अब 7वां नंबर यहाँ पर दिया गया वी मस्ट नॉट ब्लैंक स्पेस द रियल एंड द इम्पोर्टेंट एडवांसेस साइंस हैज मेड। आपको बताना है ब्लैंक स्पेस में क्या होगा। वी मस्ट नॉट ब्लैंक स्पेस जो दिया गया है इसमें क्या भरा जाएगा दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी इग्नोर। वी मस्ट नॉट इग्नोर द रियल एंड इम्पोर्टेंट एडवांसेस साइंस हैज मेड। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दिस ट्राउजर्स आर टू लॉन्ग, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस द लेंथ प्लीज। तो आपको बताना है यहाँ पर दिए गए ब्लैंक स्पेस में क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी रेड्यूस द लेंथ प्लीज। ठीक है, रेड्यूस द लेंथ प्लीज हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक डायरेक्शन दिया गया है ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड या फिर वर्ड्स फॉलोड बाय 4 वर्ड्स। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। आपको अंडरलाइन वर्ड का अपोजिट इन मीनिंग बताना है दिए गए यहाँ पर ऑप्शनों की सहायता से। तो यहाँ पर बोल्ड में दिया गया है इसका आपको बताना है अपोजिट इन मीनिंग। क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर 9 नंबर की टेररिस्ट प्रोफेस फेनेटिकल आइडियोलॉजी। आपको फेनेटिकल का बताना है अपोजिट इन मीनिंग क्या होगा दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी मॉडरेट। अगला प्रश्न 10वां नंबर। इसके बाद 10वां नंबर यहाँ पर दिया गया है कि राकेश इज वल्नरेबल टू पॉलिटिकल प्रेशर। आपको वल्नरेबल का बताना है क्या होगा अपोजिट इन मीनिंग। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी रेसिलियंट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर।
11 नंबर दिया गया है द ऑफिसर एग्जेग्रेटेड द डैमेज कॉज्ड बाय रॉडी। तो आपको बताना है एग्जेग्रेटेड का क्या होगा अपोजिट इन मीनिंग। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, एग्जेग्रेटेड का क्या होगा अपोजिट इन मीनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों की सहायता से ऑप्शन नंबर 4 यानी अंडर एस्टिमेटेड। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि द स्पीकर वाज अनएबल टू पेसिफाई द क्राउड। आपको पेसिफाई का बताना है अपोजिट इन मीनिंग। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, पेसिफाई का अपोजिट इन मीनिंग क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी एंटेगोनाइज। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न 13 से लेकर के 16 तक डायरेक्शन दिया गया, जिसमें बताना है आप लोगों को कि किस पार्ट में एरर है सेंटेंस का। तो पहला सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है 13 नंबर की द बेस्ट वे इन विच यू कैन ओपन द बॉटल इज बाय पुटिंग इट इनटू हॉट वाटर फर्स्ट, नो एरर। तो आपको बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में एरर है द बेस्ट वे इन विच यू कैन। इन विच यू कैन की जगह पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर टू होना चाहिए। द बेस्ट वे टू ओपन द बॉटल इज बाय पुटिंग इट इनटू हॉट वाटर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट 1 में एरर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 14 नंबर। अब 14 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि समबडी हु आई एंजॉय रीडिंग इज टैगोर, नो एरर। तो अब आपको बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है। तो जल्दी से इसका बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर किस पार्ट में एरर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 2। पार्ट 2 में एरर है, पार्ट 2 में एरर है समबडी हु आई एंजॉय रीडिंग इज टैगोर। हु की जगह पर होना चाहिए हुम होना चाहिए, WHOM, हुम होना चाहिए। समबडी हुम आई एंजॉय रीडिंग इज टैगोर, नो एरर। तो पार्ट 2 में एरर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर दिया गया इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर वर्किंग थ्रू आउट डेज एंड नाइट टू रिपेयर डैमेज, नो एरर। तो आपको बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर पार्ट 2 में एरर हो जाएगा वर्किंग थ्रू आउट डेज एंड नाइट टू रिपेयर डैमेज। थ्रू आउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वर्किंग के बाद सीधे डेज एंड नाइट टू रिपेयर द डैमेज, डेज एंड नाइट। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 16 नंबर। 16 नंबर दिया गया है यहाँ पर कि द स्टूडेंट टेस्ट रिजल्ट वेयर प्लीजेंट, नो एरर। तो अब आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। द स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट वेयर प्लीजेंट, नो एरर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट 2 में एरर है। पार्ट 2 में एरर है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, टेस्ट रिजल्ट्स होना चाहिए, यहाँ पर प्लूरल में होना चाहिए रिजल्ट्स। ठीक है, द स्टूडेंट टेस्ट रिजल्ट्स वेयर प्लीजेंट, नो एरर। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 17 से 20 तक दिया गया है डायरेक्शन में। गिवन बिलो आर सम इडियम phrases followed by 4 alternative meaning to each. Choose the response 1, 2, 3 or 4 which is the most appropriate expression. तो आपको कुल मिलाकर के इडियम एंड फ्रेजेस का मीनिंग बताना है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर दिया गया है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का क्या होगा मीनिंग दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी अनएक्सपेक्टेडली। अगला प्रश्न है 18 नंबर। व्हाट ए स्मॉल वर्ड। व्हाट ए स्मॉल वर्ड का यहाँ पर क्या होगा जल्दी बताइए। व्हाट ए स्मॉल वर्ड का जो हो जाएगा मीनिंग वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी व्हाट ए कॉन्सिडेंस। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर दिया गया डाउन द रोड। डाउन द रोड का मीनिंग बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी इन फ्यूचर। इसका अगला प्रश्न 20 नंबर दिया गया जो कि लास्ट प्रश्न है पार्ट ए का। रेजिंग आईब्रोज। आपको रेजिंग आईब्रोज का मीनिंग बताना है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी टू शो सरप्राइज। टू शो सरप्राइज। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं पार्ट बी में 21 नंबर। अब 21 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय नौसेना के ग्लोब अभियान के पहले भारतीय सभी महिला परिसंचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंच है। तो बताना है कौन सा मंच है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 INSV तारिणी। INSV तारिणी है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर दिया गया है कि मेट्रो नीति और हरित शहरी गतिशीलता योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो बताना है किसके द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। अब 23 नंबर दिया गया है कि न्योकुम युल्लो महोत्सव निम्नलिखित राज्य से संबंधित है। तो बताना है किस राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अरुणाचल प्रदेश से है। अगला प्रश्न 24 नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख नियत करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी भारत के राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष की तारीख नियत करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। अब 25 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित राज्य में कुरुख भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया गया था। तो आपको बताना है किस राज्य में कुरुख भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है 26 नंबर। दैहिक स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो बताना है दैहिक स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला दिया गया, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को तर्क संगत आधार के बिना उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित रखने का प्राधिकार राज्य के पास नहीं है। दूसरा दिया गया है यहाँ पर कि किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित रखने का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए। और तीसरा यहाँ पर दिया गया है कि दैहिक स्वतंत्रता को न्यायिक बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। और यहाँ पर चौथा नंबर दिया गया है कि AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से विधि की सम्यक प्रक्रिया को गढ़ा। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा जो दैहिक स्वतंत्रता के बारे में सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि दैहिक स्वतंत्रता के बारे में सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर 27 नंबर दिया गया है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो बताना है किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी पहला संशोधन। इसके बाद अगला प्रश्न 28 नंबर दिया गया है कि VDRL वेनेरियल रोग अनुसंधान प्रयोगशाला परीक्षण का पता लगाने के लिए आयोजित किया जाता है। तो बताना है किसकी परीक्षण के लिए पता लगाने के लिए आयोजित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 3, यानी सिफिलिस की। अगला प्रश्न है 29 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 29 नंबर दिया गया है कि डिजिटल अनलॉक और माई बिजनेस वेबसाइट का उपक्रम क्या है। तो आपको बताना है उपक्रम क्या है यहाँ पर डिजिटल अनलॉक और माई बिजनेस वेबसाइट का। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, यानी गूगल। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर दिया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो चलिए पहले कथन देख लेते हैं। पहला कथन है यहाँ पर कि यह एक वैधानिक निकाय है। दूसरा दिया गया यह प्रधानमंत्री के लिए एक कर्मचारी एजेंसी है। तीसरा है इसे एक विभाग का दर्जा दिया गया है। और चौथा यहाँ पर दिया गया है कि इसके अंतर्गत कोई संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय नहीं है। तो बताना है इनमें से कौन सा गलत कथन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी यह एक वैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 31 नंबर दिया गया है कि भारत का पेंशन क्षेत्र बेहद खंडित है और सरकार ने हाल ही में इस मुद्दे को देखने के लिए एक समिति गठित की है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के संदर्भ में। तो पहला यहाँ पर दिया गया है कि पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA कैबिनेट के कार्यकारी आदेश के माध्यम से गठित एक कार्यकारी निकाय है। और इसके बाद दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि यह पेंशन निधि की स्थापना, विकास और विनियमन करके वृद्धावस्था आय सुरक्षा को बढ़ावा देता है और ग्राहकों के हितों को पेंशन निधि और संबंधित मामलों की योजनाओं की रक्षा करता है। तो अब आपको बताना है इसमें से कि कौन सा कथन जो है वो गलत कथन है। तो यहाँ पर गलत कथन बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला जो है वो गलत कथन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 गलत है। अगला प्रश्न दिया गया है 32 नंबर की वीर शाहमल राइफल अकादमी कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है वीर शाहमल राइफल अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी बागपत में। अगला प्रश्न है 33 नंबर की शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी उन्नाव में स्थित है। अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर दिया गया है कि सरकार ने वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM की समीक्षा के लिए NK सिंह की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। अधिनियम का उद्देश्य है, आपको उद्देश्य बताना है अधिनियम का क्या है। पहला दिया गया वित्तीय प्रबंधन में दीर्घकालिक आर्थिक इक्विटी। दूसरा दिया गया लंबे समय तक चलने वाली आर्थिक स्थिरता। तो आपको सही कोड चुनना है दिए गए ऑप्शनों की सहायता से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोनों, केवल 1 और 2 यहाँ पर दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत सरकार कई देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि BIT को समाप्त कर रही है और सार्वजनिक चर्चा के लिए सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में ड्राफ्ट मॉडल BIT रखी है। मॉडल ड्राफ्ट BIT के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन देख लेते हैं पहले।
पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि नए मॉडल के तहत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र MFN पूरी तरह से हटा दिया गया है। और दूसरा यहाँ पर कथन दिया गया है कि निवेशक राज्य विवाद निपटान ISDS तंत्र जो निवेशकों को राज्य के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने की अनुमति देता है और इस प्रकार घरेलू अदालतों को पूरी तरह से मुक्त कर देता है, इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केवल और केवल 2 ही यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। अब 36 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। आपको सही नहीं है वो बताना है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन दिया गया है कि जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर उसकी क्षमता से धीमी हो तो बेरोजगारी दर में वृद्धि होती है। दूसरा दिया गया है कि जब कुछ विशेष वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होने या स्वचालन ऑटोमेशन के कारण नौकरियां जॉब समाप्त हो जाती हैं तो संरचनात्मक रोजगार का सृजन होता है। उसके बाद तीसरा दिया गया है अर्थव्यवस्था में मंदी के परिणाम स्वरूप चक्रीय बेरोजगारी होती है। और चौथा दिया गया है पूर्ण रोजगार की स्थिति में मापित बेरोजगारी दर नकारात्मक होती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है यानी सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर उसकी क्षमता से धीमी हो तो बेरोजगारी दर में वृद्धि होती है। ये बात जो कथन है ये गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न 37 नंबर दिया गया है कि रिपन के इल्बर्ट बिल 1883 जिसमें जाति भेदभाव के आधार पर न्यायिक अयोग्यता को समाप्त करने की मांग थी और कोवेंटेड सिविल सेवा के भारतीय सदस्यों को उनके यूरोपीय सहयोगियों के समान शक्ति और अधिकारों को देने का प्रस्ताव था, इसको संशोधित करना पड़ा। इसके संशोधन का कारण किसका विरोध था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है ब्रिटिश संसद, दूसरा है भारत के राज्य सचिव और तीसरा ऑप्शन है वायसराय की परिषद और चौथा है यूरोपीय समुदाय। तो बताना इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी यूरोपीय समुदाय का विरोध था। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर के 1931 के कराची सत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए, यहाँ पर पहला दिया गया कराची सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद आगे दिया गया सेकंड नंबर की कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव अपनाया। तो अब बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2 सही है। यहाँ पर दूसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। इसका बाद अगला प्रश्न 39 नंबर दिया गया है कि 1793 में एक विनियमन से जिला कलेक्टर को अपनी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर और केवल संग्रह एजेंट बना दिया गया था। ऐसे विनियमन का कारण क्या था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में केंद्रित शक्ति की सीमा पर चिंतित थे और महसूस किया कि इस तरह की पूर्ण शक्ति एक व्यक्ति में अवांछित थी। तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 40 नंबर दिया गया है कि उस मात्रा को क्या कहते हैं जिससे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का संतुलन स्तर सकल घरेलू उत्पाद के पूर्ण रोजगार स्तर से अधिक हो जाता है। तो बताना है ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। तो क्या कहा जाता है इसको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी मुद्रास्फीति अंतराल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। इसका अगला प्रश्न 41 नंबर दिया गया है कि एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है। फेंके जाने की गति बताइए। यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 4, यानी 50 मीटर प्रति सेकंड। आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। यहाँ पर 50 मीटर प्रति सेकंड ही आना चाहिए। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर दिया गया है कि प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। एक किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, निर्गत किरण द्वारा बना कोण कितना होगा। तो आपको निर्गत किरण द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। प्रिज्म का कोण दिया गया 60 डिग्री, पदार्थ का अपवर्तनांक भी √2 दिया गया है और एक किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो निर्गत किरण द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 30 डिग्री आएगा। अपना चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर यहाँ पर दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है। तो बताना है कार्बन का कितना प्रतिशत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, यानी 12% है। अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को निर्धारित करता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन से यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों को प्रभावित करता है।
तो पहला दिया गया है वातावरण में इसकी सांद्रता, दूसरा है वातावरण में इसका जीवन काल और तीसरा है अवशोषित विकिरण का तरंग दैर्घ्य। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपर्युक्त सभी के सभी जो है वो ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव की निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। पहला कथन दिया गया है, यदि एक विधायक एक संसद बनने के लिए चुने जाते हैं तो संसद में उनकी सीट रिक्त हो जाती है यदि वह 14 दिनों के भीतर राज्य विधायिका में अपनी सीट से इस्तीफा नहीं देते हैं। दूसरा दिया गया, यदि कोई व्यक्ति सदन की 2 सीटों के लिए चुने जाते हैं तो उसे एक अपना विकल्प चुनना चाहिए, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं। तो बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। इसका अगला प्रश्न 46 नंबर दिया गया कि भारत के संविधान में एक संशोधन शुरू किया जा सकता है। पहला दिया गया लोकसभा में, दूसरा है राज्यसभा में, तीसरा है राज्य विधानमंडल और चौथा है राष्ट्रपति। तो बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में संशोधन शुरू किया जा सकता है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 48 नंबर दिया गया है कि विकिपीडिया संस्करण को अपने स्क्रिप्ट से प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय आदिवासी भाषा बन गई है। तो बताना है इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 1 यानी संथाली। इसके बाद अगला प्रश्न 49 नंबर दिया गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित खंडों में से कौन सा शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है। पहला दिया गया मौलिक कर्तव्य, दूसरा है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, तीसरा है मौलिक अधिकार। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो दिए गए ऑप्शनों में से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1, 2 और 3, यानी तीनों के तीनों जो हैं वो मदद करते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर दिया गया कि कार्बनिक उत्पादन NPOP के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 3, यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर। 51 नंबर दिया गया कि कभी कभी समाचार में भागीदारी गारंटी प्रणाली PGS शब्द देखा गया है, शब्द से जुड़ा हुआ है। तो शब्द से यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, दिए गए ऑप्शनों की सहायता से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, यानी कार्बनिक उत्पादों का प्रमाणन। अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। इसका अगला प्रश्न 52 नंबर दिया गया है कि भारत के हॉर्नबिल पक्षियों को हाल के दिनों में संख्याओं में कमी के साथ विलुप्त होने का खतरा है। उनकी आबादी में गिरावट का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। मुख्य कारण यहाँ पर क्या है ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मांस के लिए स्थानीय लोगों द्वारा शिकार, दूसरा है अपने प्राकृतिक आवास में एक आक्रमणकारी प्रजाति टीगू, एक बड़ा छिपकली का होना जो उनके अंडों को खाता है, तीसरा दिया गया जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम पैटर्न में परिवर्तन, और चौथा दिया गया शहरीकरण के कारण आवास का नुकसान। तो कौन सा मुख्य कारण है इनके गिरावट का आबादी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी मांस के लिए स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करना। इसके बाद अगला प्रश्न 53 नंबर दिया गया है कि पारिस्थितिक फुटप्रिंट पारिस्थितिकीय प्रभाव का एक उपाय है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है खाद्य वन उत्पादों और अन्य संसाधनों की खपत, दूसरा है वनों की कटाई, और तीसरा दिया गया है सड़कों, इमारतों, बिजली संयंत्रों और कचरा डंप के लिए भूमि उपयोग। तो बताना है क्या उपाय है, कौन सा कथन इसमें से सत्य होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों के तीनों जो है वो उपाय हैं। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 54 नंबर दिया गया है कि कार्बफिक्स एक सहयोगी शोध परियोजना है। तो पहला यहाँ पर दिया गया है रिकजैविक ऊर्जा का, आइसलैंड विश्वविद्यालय का, कोलंबिया विश्वविद्यालय और सेंट्रल नेशनल डी ला रिसर्चे वैज्ञानिक CNRS का। तो बताना है यहाँ पर कार्बफिक्स एक सहयोगी शोध परियोजना है तो किनका है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन सभी का यानी पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, इन सभी का सहयोगी शोध परियोजना है कार्बफिक्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर यहाँ पर दिया गया है इकोटाइप उन प्रजातियों को संदर्भित करता है जिनमें वितरण की एक विस्तृत श्रृंखला होती है जो आनुवांशिक रूप से अनुकूलित स्थानीय आबादी विकसित करती हैं। इस संदर्भ में इकोटाइप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इकोटाइप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है रूपात्मक और शारीरिक गुणों के आधार पर इकोटाइप एक दूसरे से अलग है, और दूसरा यहाँ पर दिया गया है प्रजातियों के विभिन्न परिस्थिति की अंतर प्रजनन होते हैं। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही है। इसका अगला प्रश्न 56 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पर मिलान करके दिया गया और आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत मिलान है। पहला यहाँ पर दिया गया माचा आंध्र प्रदेश, बिहू मणिपुर, जात्रा यहाँ पर ओडिशा और चौथा दिया गया भेंट पाथेर जम्मू कश्मीर। तो बताइए कौन सा गलत मिलान है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों का तीनों जो है वो गलत मिलान है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी केवल 1, 2 और 3। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों का कालमों के विलोपन के लिए खाली स्थान में डिलीट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा जो कि यहाँ पर फिलअप होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी टेबल मेन्यू में डिलीट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं विलोपन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। यह देखा गया है कि किसान दालों के बजाय अनाज उपाजना पसंद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दालों की कम वरीयता का कारण हो सकता है। तो बताना है कौन सा कारण यहाँ पर हो सकता है। पहला दिया गया है दालों में पानी और उर्वरक की उच्च मात्रा की आवश्यकता होती है। दूसरा दिया गया दाल की तुलना में अनाज में उच्च एमएसपी है। और तीसरा दिया गया अनाज की तुलना में दालें प्रति हेक्टेयर भूमि में कम उपज है। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3, यानी दूसरा दिया गया यहाँ पर दाल की तुलना में अनाज में उच्च एमएसपी है और तीसरा है अनाज की तुलना में दालें प्रति हेक्टेयर भूमि में कम उपज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा थर्ड, 2 और 3। इसके बाद यहाँ पर 59 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन दिया गया मक्का अर्ध शुष्क परिस्थितियों और कमतर मिट्टी के नीचे उगाए जाने वाले चारे की फसल है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर दिया गया है कि दालें फलियां हैं जो नाइट्रोजन निर्धारण के माध्यम से मिट्टी की प्राकृतिक प्रजनन क्षमता को बढ़ाती हैं। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 1 और 2 दोनों। इसका अगला प्रश्न 60 नंबर दिया गया है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित स्टारलिंक नेटवर्क परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो बताइए किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी स्पेस एक्स द्वारा किया जा रहा है। इसका अगला प्रश्न 61 नंबर दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सेटिंग हमें पाठ्य को एक विशिष्ट बिंदु पर संरेखित करने की या एक सारणीबद्ध लेआउट बनाने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन की सहायता से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी टैब सेटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। इसका अगला प्रश्न 62 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी द ईयर्स डेट चेंज द वर्ल्ड 1914 टू 1948 लिखी है। तो आपको बताना है किसने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी रामचंद्र गुहा ने लिखी है। अगला प्रश्न 63 नंबर दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को हाल ही में खबरों में देखा गया था, खंड से संबंधित है। तो आपको बताना है किस खंड से यहाँ पर संबंधित है। तो यहाँ पर पहला दिया गया है संगठनों द्वारा व्यक्तिगत डेटा की अखंडता का उल्लंघन से, पुरुषों द्वारा किए गए व्यभिचार से, 3 तलाक से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी पुरुषों द्वारा किया गया व्यभिचार से। अगला प्रश्न 64 नंबर दिया गया है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI द्वारा जारी किया गया है। तो आपको बताना है किसके द्वारा जारी किया गया है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय द्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है 65 नंबर की हाल ही में लाभ का पद विवाद समाचार में बहुत अधिक था। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया कि संविधान में किसी भी प्रावधान का उल्लेख नहीं है जो लाभ के पद को परिभाषित करता है। और दूसरा दिया गया कि जन अधिनियम ROPA का प्रतिनिधित्व सरकार के तहत लाभ पद रखने के लिए विधायिका को एक सदस्य को भी अयोग्य घोषित करता है। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहला और दूसरा दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो नंबर थर्ड, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न 66 नंबर दिया गया है कि प्रगति मंच ऑनलाइन आधारित सुशासन अभ्यास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। तो अब आपको बताना है प्रगति मंच से संबंधित कौन सा है दिए गए ऑप्शनों में से। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का बेहतर प्रशासन, और दूसरा दिया गया समय पर शिकायत निवारण प्रणाली, तीसरा है वैज्ञानिक उपलब्धि और नवाचार के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी समय पर शिकायत निवारण प्रणाली संबंधित है। अगला प्रश्न 67 नंबर देखते हैं। 67 नंबर दिया गया है कि कॉलेजियम प्रणाली के भीतर पारदर्शिता गंभीर चिंता का विषय रहा है। उच्च न्यायपालिका में न्यायिक नियुक्तियों के कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्तियों से संबंधित निर्णय एक बार राष्ट्रपति पर बाध्यकारी हैं। और दूसरा दिया गया कथन कि मुख्य न्यायाधीश मास्टर आयन रोस्टर को कॉलेजियम द्वारा लिया गया निर्णय बदल सकता है। तब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न 68 नंबर दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और उसके बाद कौन सी एक फॉर्मेटिंग होती है वो ऑप्शनों की सहायता से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है 69 नंबर दिया गया कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चरखा और खादी भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गए। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज या स्व सरकार की मांग की। तो बताना है कौन सा कथन सही है इन दोनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। अब 70 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि गोलमेज सम्मेलन 1930 से 32 के दौरान ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार विमर्श करने और लाने के लिए लेबर पार्टी की अगुवाई वाली ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित 3 सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी। प्रथम दौर तालिका सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है यहाँ पर कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव दिया। दूसरा दिया गया है कि तेज बहादुर सप्रू ने अस्पृश्य के लिए अलग मतदाताओं की मांग की। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी कथन यहाँ पर सही नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर दिया गया है कि भीमली उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बताइए किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। 72 नंबर दिया गया हर साल 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, या निम्न में से किसको समर्पित है। तो बताना है किसको समर्पित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। अगला प्रश्न 73 नंबर दिया गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR कहाँ स्थित है। तो बताना है कहाँ पर स्थित है IISR। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न 74 नंबर दिया गया है कि रोहतक और हाथरस किसकी सहेलियां हैं। तो बताना है किसकी सहेलियां हैं रोहतक और हाथरस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी स्वांग की। इसके बाद अगला प्रश्न 75 नंबर दिया गया है कि प्रसिद्ध लोक नृत्य चरकुला किसको समर्पित है। तो ऑप्शन दिया गया और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी भगवान कृष्ण को। अगला प्रश्न दिया गया है 76 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मशीनरी का गठन औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत नहीं किया है। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जांच समिति को। अगला प्रश्न दिया गया है 77 नंबर। अब अगला प्रश्न 77 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है और इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है या नहीं। पहला कथन है इसके तहत अगर काम की प्रकृति ऐसी है कि वह घर से भी किया जा सकता है तो नियोक्ता महिला कर्मचारी को घर से काम करने की अनुमति दे सकता है। और बी नंबर दिया गया है यहाँ पर कि यह नियोक्ता और महिला कर्मचारी द्वारा परस्पर सहमति से तय किया जा सकता है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी केवल और केवल ए सही है, यानी पहला सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर दिया गया कि बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर कथन दिए गया और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। पहला कथन देख लेते हैं। पहला कथन दिया गया बच्चे अब स्कूल के बाद केवल 3 घंटे ही पारिवारिक उद्यमों में मदद कर सकेंगे। दूसरा दिया गया कि बच्चे स्वयं 7 बजे से 8 बजे के बीच पारिवारिक उद्यमों में मदद नहीं कर सकेंगे। तीसरा दिया गया यहाँ पर कि बच्चे या किशोरों को एक कलाकार को बाल श्रम नहीं माना गया है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सभी के सभी कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न दिया गया है 79 नंबर दिया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया कि यह एक सरकारी संगठन है जो सदस्य कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है। दूसरा दिया गया कि यह कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि संस्थान के रूप में काम करता है। तो अब आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ए और बी दोनों कथन यहाँ पर सही है। इसका अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर। 80 नंबर दिया गया कि कर्मचारी पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि यह एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे 1995 में लॉन्च किया गया था। दूसरा दिया गया कि यह योजना 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के बाद संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करती है। तो अब आपको बताना है कौन सा कथन इनमें से करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों ही कथन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न 81 नंबर दिया गया है कि श्रम संघ अधिनियम 1926 के तहत पंजीकृत श्रम संघ के सदस्यों को निम्नलिखित में किन परिस्थितियों के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो बताना है किन परिस्थितियों के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, ये दोनों परिस्थिति में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। पहला दिया गया उसकी आयु 18 वर्ष की नहीं हुई है, और दूसरा दिया गया उसे नैतिक अपराध संलिप्त होने के किसी अपराध में भारत की किसी अदालत द्वारा सजा हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी पहला और दूसरा। इसका अगला प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर दिया गया है कि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत व्यावसायिक रोगों के लिए नियोजक द्वारा क्षतिपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन दिया गया है कि इसमें इन व्यावसायिक रोगों को 3 श्रेणियों में रखा गया है, और दूसरा दिया गया है कि किसी नियोजनों में कर्मकार के लगातार 6 महीने से अधिक अवधि तक काम करते रहने के कारण है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत व्यावसायिक रोगों के लिए नियोजक द्वारा क्षतिपूर्ति के संबंध में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ए और बी दोनों ही करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ए और बी दोनों ही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर। अब 83 नंबर दिया गया है कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत मजदूरी सहित छुट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मजदूरी के सहित छुट्टी के संबंध में बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा। पहले कथन देख लेते हैं। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक कामगार जिसने कैलेंडर वर्ष के दौरान 365 अथवा उससे अधिक दिनों की अवधि में कार्य कर लिया हो, मजदूरी सहित छुट्टी का हकदार होगा। और बी नंबर दिया गया कि यदि वयस्कर उसके द्वारा निष्पादित कार्य के प्रत्येक 20 दिन के लिए 1 दिन और बालक प्रत्येक 15 दिन के लिए 1 दिन मजदूरी सहित छुट्टी का हकदार होगा। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न 84 नंबर दिया गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया कि इसकी स्थापना एन.एम. जोशी, लाला लाजपत राय एवं जोसेफ बैप्टिस्टा के प्रयत्नों से 1920 में हुई थी, और दूसरा दिया गया कि इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न दिया गया 85 नंबर की भारत में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत स्ट्रीट वेंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथाओं पर विचार करें। तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। पहला कथन दिया गया कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सरकार ने 2004 में एक राष्ट्रीय नीति बनाई, और दूसरा दिया गया कि इसके 10 साल बाद यानी 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स कानून बन पाया। इस कानून में स्ट्रीट वेंडर्स को मान्यता दी गई। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ए और बी दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 86 नंबर। अब 86 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि संगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा कानून UWSSA 2008 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए पहले कथन देख लेते हैं। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि यह कानून भी काम के हालात को निगमित करने में असफल रहा और केवल सामाजिक सुरक्षा पर ही केंद्रित रहा। और दूसरा यहाँ पर दिया गया कि इस कानून के अंतर्गत कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय मानक भी नहीं बने। तो बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न दिया गया है 87 नंबर। 87 नंबर दिया गया है कि भविष्य निधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भविष्य निधि योजना के संदर्भ में पहला कथन दिया गया फंड के प्रशासन के लिए आवश्यक व्यय का भुगतान नियोक्ता करेगा। दूसरा दिया गया कि फंड की राशि का सभी प्रकार का देखरेख सरकारी यानी केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। तो अब आपको बताना है यहाँ पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भविष्य निधि योजना के संदर्भ में ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं 88 नंबर की कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1952 के अंतर्गत कर्मचारी परिवार पेंशन योजना किसके द्वारा बनाया जाता है। तो बताना है किसके द्वारा बनाया जाता है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी नियोजक द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 89 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न 89 नंबर दिया गया है कि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत किन्हीं कार्रवाइयों के दौरान क्षतिपूर्ति के अदायगी करने या क्षतिपूर्ति की राशि या अवधि पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो बताना है किसके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन दिया गया और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कर्मकार क्षतिपूर्ति द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न 90 नंबर दिया गया है कि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 में मजदूरी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो पहला दिया गया यात्रा भत्ता, दूसरा है यात्रा संबंधित रियायत का मूल्य और तीसरा है कर्मकार के लिए नियोजक द्वारा पेंशन या भविष्य निधि में दिया गया अंशदान और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 यानी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 91 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया कि इसकी स्थापना के उस समय इसे लीग ऑफ नेशंस का अंग माना गया। उसके बाद दूसरा दिया गया है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ परिवार संगठन का सदस्य नहीं है परंतु विश्व शांति के मूलभूत सिद्धांतों की रक्षा करता है। तो अब आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल पहला यहाँ पर कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न 92 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अंग है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी। यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, दूसरा है शासकीय निकाय तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन। इसके बाद अगला प्रश्न 93 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित श्रम संबंधी मुद्दे भारत के संविधान की समवर्ती सूची में उल्लिखित हैं। तो बताना है यहाँ पर श्रम संबंधी मुद्दे कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी। सामाजिक सुरक्षा और बीमा, रोजगार और बेरोजगार, तीसरा है कार्य परिस्थिति। अगला प्रश्न है 94 नंबर की उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि यह अधिनियम केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों में लागू होता है। दूसरा दिया गया यह ऐसे प्रतिष्ठानों में लागू होता है जिनकी एक से अधिक राज्यों में शाखाएं हैं। तीसरा दिया गया प्रमुख पत्तनों, खानों, तेल क्षेत्रों और रेलवे में लागू होती है। चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपर्युक्त सभी के सभी। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर। 95 नंबर दिया गया है कि उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत उपादान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं पहला क्या कथन दिया गया है। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है कि नियोजित किसी कर्मचारी को अंतिम वेतन दर के आधार पर 15 दिनों के वेतन की दर पर उपादान का भुगतान किया जाएगा। दूसरा दिया गया है कि माहवार वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी के मामले में 15 दिनों के वेतन के हिसाब उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन की मासिक दर की 26 से भाग देकर और भागफल को 15 से गुणा करके लगाया जाएगा। तो अब आपको बताना उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न 96 नंबर दिया गया है कि एक कर्मचारी को जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है किया गया क्षतिपूर्ति भुगतान है। तो बताना है किया गया क्षतिपूर्ति भुगतान कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर 2 यानी संचालन व्यय, आयगत खर्च। अगला प्रश्न दिया गया 97 नंबर की असोध्य ऋण के कारण संभावित हानियों को पूरा करने के लिए निर्धारित रकम है। तो बताना है निर्धारित रकम कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रावधान। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न 98 नंबर दिया गया कि वयस्क होने पर यदि एक अवयस्क साझेदार फर्म के साझेदार के रूप में बने रहने का चुनाव करता है तो यह फर्म का श्रेणी के प्रति दायी होगा, अपने वयस्क होने की तिथि से या फिर फर्म के लाभ प्राप्ति होने की तिथि से, या फिर तीसरा दिया गया है वाद की उस तिथि से जब से वह साझेदार बनने का चुनाव करता है, और चौथा अभिभावक के द्वारा विकल्प देने की तिथि से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्म की लाभ प्राप्ति होने की तिथि से। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 99 नंबर। कथन ए दिया गया और कारण आर दिया गया है। कथन ए में सही लाभ ज्ञात करने के लिए चालू लागतों को चालू आय के साथ सुमेल करना आवश्यक है, और कारण यहाँ पर दिया गया कि LFO चालू लागतों का चालू आय के साथ सुमेल सुनिश्चित करती है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 100 नंबर।
100 नंबर दिया गया कि आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति निम्नलिखित के द्वारा होती है। तो किसके द्वारा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी संचालक मंडल द्वारा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 101 नंबर। इसका अगला प्रश्न 101 नंबर दिया गया है कि यदि औसत वसूली अवधि 15 दिन है और औसत पुस्तकीय प्राप्ताएं 95,000 रुपये हैं तो कुल वार्षिक उधार बिक्री क्या होगी? तो ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। कुल वार्षिक उधार बिक्री क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को आना चाहिए। आप लोग अपना वीडियो को पॉज करके हल कर सकते हैं। आंसर आएगा यहाँ पर 22,80,000 22,80,000 रुपये आना चाहिए। इसका अगला प्रश्न 102 नंबर दिया गया कि यदि आय मूल्य अनुपात 0.05 है और प्रति अंश आय EPS 8 रुपये है तो अंश का बाजार मूल्य क्या होगा? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 यानी 0.40 रुपये। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 103 नंबर की सुरक्षा का अवशेष निम्न में से किसके बराबर होता है? तो बताना है सुरक्षा का अवशेष निम्न में से किसके बराबर होता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर 103 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी विक्रय आय प्लस समविच्छेद बिंदु पर विक्रय आय। इसी तरीके से अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 104 नंबर कि निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डाटा संसाधित करने के लिए किया जाता है? तो बताना है निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डाटा संशोधित करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी द्विआधारी। अगला प्रश्न देखते हैं 105 नंबर। 105 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है? तो बताना है राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी नेटवर्क लेयर में। अगला प्रश्न 106 नंबर दिया गया है कि कोई वस्तु विक्रय में 250 रुपये मूल्य पर रखी गई है, उस पर 20% और 15% की अनुक्रमिक छूट भी दी गई है, वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगी? तो वस्तु की बिक्री कीमत क्या होगी ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो वीडियो को पॉज करके अपना हल कीजिए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका उत्तर आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी 250 रुपये का 68%। अगला प्रश्न देखते हैं 107 नंबर। 107 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, किंतु कामगारों की संख्या 26:2/3% घटा दी जाए तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या होगा? तो आपको बताना है यहाँ पर क्या प्रभाव होगा वेतन पर। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। पहला यहाँ पर दिया गया 11/1/9% कमी हो जाएगी, दूसरा दिया गया 20% वृद्धि हो जाएगी, तीसरा दिया गया 37.86% वृद्धि होगी और चौथा दिया गया 10% की कमी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। वीडियो को पॉज करके हल कीजिए और इसका उत्तर चेक कीजिए। तो आपका ये उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 यानी 37.86% की वृद्धि होगी। अगला प्रश्न देखते हैं 108 नंबर। इसका अगला प्रश्न 108 नंबर दिया गया है कि 3 कंटेनर जिनका अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है, स्प्रिट और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए हैं। पहले कंटेनर में स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:1 है, दूसरे कंटेनर में अनुपात 11:4 है, तीसरे कंटेनर में अनुपात 7:3 है। तीनों कंटेनरों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा? बड़े कंटेनर में मिला देने के बाद परिणामी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा ये आपको बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका 11:4। 11:4 यहाँ पर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 109 नंबर की। इसका अगला प्रश्न 109 नंबर दिया गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास PS है। व्यास PS और Q और R दो बिंदु इस प्रकार हैं कि PQ, Q और RS सब बराबर हैं। व्यास के रूप में जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, PQ और QS पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं, तो छायांकित अंश का परिमाप क्या होगा? तो यहाँ पर आकृति दिया गया है और आपको छायांकित भाग का परिमाप बताना है। तो छायांकित भाग का परिमाप क्या होगा? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला यह वृत्त है और आपको बताना है यहाँ पर छायांकित भाग का परिमाप। ठीक है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन दिया गया यहाँ पर 15/6/7 सेंटीमीटर, दूसरा दिया गया 75/3/7 सेंटीमीटर, तीसरा दिया गया 37/5/7 सेंटीमीटर और चौथा दिया गया है 18/6/7 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 18/6/7 सेंटीमीटर। आप लोग अपना हल करके चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 110 नंबर। अब 110 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपये है और उसी धनराशि पर 2 वर्ष का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या है? तो बताना है ब्याज की दर क्या होगा। ऑप्शन दिया गया 8%, दूसरा है 29/1/6%, तीसरा है 12/1/2% और चौथा है 5/5/17%।
तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 12 सही 1/2%। आप लोग अपना चेक कर सकते हैं आंसर वीडियो को पॉज करके। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न 111 नंबर दिया गया है कि ए ने एक घड़ी को 5% का लाभ पर बी को बेचा और बी ने उसे 4% का लाभ पर सी को बेच दिया। यदि सी ने उसके लिए 91 रुपये अदा किया तो ए ने उसकी कितनी कीमत अदा की थी। तो बताना है ऑप्शन की सहायता से क्या करेक्ट होगा। इसको पहले हल कीजिए और उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर आपका आना चाहिए 83.33 रुपये। ए ने जो उसकी कीमत अदा की थी 83.33 रुपये अदा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं 112 नंबर। एक कार ने 400 किलोमीटर की यात्रा 12 सही 1/2 घंटे में पूरी की। पहली 3/4 यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई और शेष यात्रा के लिए कार की गति की गणना कीजिए। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करके हल कीजिए और इसका उत्तर निकालिए। ये उत्तर आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने चाहिए कार की गति की। इसके बाद अगला प्रश्न 113 नंबर दिया गया है कि ए 36,000 रुपये मूल्य की एक कार बेचता है। वह पहले 20,000 रुपये पर 8% की छूट देता है और शेष 16,000 रुपये पर 5% की छूट देता है। बी भी 36,000 रुपये मूल्य की उसी में की कार बेचता है। वह कुल मूल्य पर 7% की छूट देता है। तो अब आपको बताना है ए और बी द्वारा कारों के लिए वसूल की गई वास्तविक कीमत बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए और आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 यानी ए का आना चाहिए 33,600 रुपया और बी का आना चाहिए 33,480 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 114 नंबर दिया गया कि यदि x/8 + 8/x = 1 है तो x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो x³ का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन में से बताना है क्या आंसर आएगा। तो जल्दी से इसका हल कीजिए और इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड यानी -512 -512 आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 115 नंबर। 115 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन एक गलत बाट का उपयोग करके 15% लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर वह खाली स्थान दशमलव के बाद एक अंक तक पूर्णांकित वाले बाट का उपयोग करता है। तो अब आपको बताना है कि 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर वह कितने ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दिए गए ऑप्शनों में से बताना है। तो इसको हल कीजिए और इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 869.6 ग्राम का प्रयोग करता है। इसके बाद अगला प्रश्न 116 नंबर दिया गया है कि एक जीप 300 किलोमीटर दूर किसी स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। इस पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। तो बताना है इसका औसत चाल क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप भी अपना चेक कर सकते हैं अपना आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न 117 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में पेपर को इतना लिखा जाता है और एम को ये लिखा जाता है। ठीक है, तो इस कोड भाषा में पैम्पर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आपको पैम्पर को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट यानी ये वाला, पैम्पर को इस तरीके से लिखा जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 118 नंबर। 118 नंबर दिया गया है कि रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है, लवी का घर अंकित के घर से उत्तर में है। रवि के घर की तुलना में लवी का घर किस दिशा में है। तो जल्दी से बताइए, रवि के घर की तुलना में लवी का घर किस दिशा में है। तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 यानी उत्तर पूर्व में होना चाहिए। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 119 नंबर। यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो बताना है कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब होगी। यहाँ पर प्रश्न आकृति दी गई है और आपको मिरर भी दिया गया है यानी दर्पण भी दिया गया है। अब आपको बताना है यहाँ पर कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया और इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ये वाला। अगला प्रश्न देखते हैं 120 नंबर। पर अगला प्रश्न 120 नंबर दिया गया कि वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यहाँ पर वर्ग दिया गया बहन माँ भाई। अब आपको उत्तर आकृति में से बताना है कौन सा सही निरूपण करता है। तो इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड।
ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है, और अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।